2013 अफ्रीका के घने जंगलों में गिनी के एक छोटे से गांव में एक 2 साल का बच्चा अचानक बीमार पड़ता है। उसको हाई फीवर था, वॉमिटिंग हो रही थी। गांव वालों को लगा कि शायद मलेरिया होगा, लेकिन वो बच्चा दुनिया का सबसे डेंजरस डिजीज कैरी कर रहा था और ये दुनिया के सबसे डेंजरस आउटब्रेक में से एक पहला चैप्टर बनने वाला था। उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि एक इनविजिबल वायरस जो पूरे के पूरे दुनिया में एक पैनिक फैला सकता है। एक ऐसा वायरस जो इंसान के बॉडी में घुसते ही उसके इम्यून सिस्टम है उसको तोड़ देता है। हॉस्पिटल कोलैप्स होने लगे, डॉक्टर्स मरने लगे, सिटीज क्वारंटाइन जोन में चले गए और दुनिया डर के साए में जीने लगी। ये सिर्फ एक डिजीज नहीं था, ये ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में बहुत बड़ी वॉर थी। इबोला वायरस। Clear the area now. Move, move, move. We have another one for the truck. किस तरह इबोला वायरस की कहानी स्टार्ट होती है, किस तरह स्प्रेड हुआ और कितना डेंजरस हो सकता है, आइए जानते हैं। This is an emergency broadcast. इबोला, जिसे साइंटिफिकली इबोला वायरस डिजीज या ईवीडी बोला जाता है, ये वायरल हेमोरेजिक फीवर है। मतलब एक ऐसा वायरस जो बॉडी के अंदर जाके अंदर ही अंदर इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये डायरेक्ट हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो मेन सोल्जर्स है, यानी कि मैक्रोफेगस, डेंड्रिटिक सेल और मोनोसाइट्स, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉडी की सिक्योरिटी फोर्स, इन सब के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। देखो, पूरे के पूरे वीडियो में आपको मैं जितने भी चैप्टर्स बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे टर्न बाय टर्न देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आने वाले हैं, किस तरह स्प्रेड हुआ। मैं पूरी टाइमलाइन यहाँ पे अभी रख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें होगी उसके आपको AI जनरेटेड फोटो दिखाई देंगे, ताकि आपको इट विल बी रियली इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस तरह स्प्रेड होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरह हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग या हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़ते हैं। वायरस बॉडी में एंटर करते ही सेल के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हजारों, लाखों, फिर करोड़ों। सबसे टेरिफाइंग बात पता है कौन सी है? ये हमारे बॉडी को अटैक नहीं करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंफ्यूज करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ये मतलब हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि रियल दुश्मन कौन है, रियल एनिमी कौन है। फिर आता है साइटोकिन स्ट्रॉम, एक बायोलॉजिकल डिजास्टर जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। ब्लड वेसल्स लीक होने लगते हैं, ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, बॉडी क्लॉटिंग बंद कर देती है और सीवियर केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब मेन क्वेश्चन, इबोला स्टार्ट कैसे हुआ? 2013 में कहानी स्टार्ट नहीं होती है, हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1976 याम्बुकू, जो आज के टाइम में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब वहां पे एक रिमोट विलेज था जिसका मैंने पहले ही आपको नाम बताया, याम्बुकू। वहां पे एक वायरल डिजीज से बहुत सारे लोग एक साथ मरने लगे और एक मिस्टीरियस फीवर था। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, पेशेंट्स ब्लीडिंग कर रहे थे, फीवर डेंजरस था और डिजीज बहुत ज्यादा ही फास्ट स्प्रेड हो रहा था। बेल्जियम के एंटवर्प में उसकी लेबोरेटरी में एक 27 ईयर ओल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट पीटर पायट के पास एक ब्लू थर्मोस पहुंचता है और वो थर्मोस के अंदर होता है एक ब्लड सैंपल। अब पहले रिसर्चर्स को लगा कि शायद येलो फीवर होगा या लासा फीवर होगा, लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे वायरस देखा तो सारे के सारे साइंटिस्ट है वो शॉक हो गए। वायरस नॉर्मल स्पेरिकल का नहीं था। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, लाइक अ बायोलॉजिकल मॉन्स्टर। बाद में रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि विलेज को स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे हम, मतलब वायरस का नेम हम लोग विलेज के ऊपर नहीं रखेंगे। उसकी बाजू में जो रिवर है, अब रिवर का नाम था इबोला रिवर, तो इसी तरह इबोला वायरस का नाम रखा गया क्योंकि वहां पे इबोला रिवर थी और साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया इबोला वायरस। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड इन 1976। ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब ये स्प्रेड कैसे हुआ? सबको लगा कि ये जंगल से आया था, लेकिन ह्यूमंस ने इसको एम्पलीफाई कर दिया। मिशन हॉस्पिटल्स में रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, डॉक्टर्स और नर्स एक ही सिरिंज से सबको क्या कर रहे थे, इंजेक्शंस दे रहे थे। मतलब इसका एग्जांपल मान लो कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इबोला वायरस है
अगर उसमें जो सिरिंज हुई है तो वही सिरिंज यूज करेंगे दूसरे पेशेंट पे, इसी तरह सारे के सारे अलग अलग लोग थे वो इन्फेक्टेड होते गए और इबोला वायरस है वो स्प्रेड होता गया। अननोइंगली वायरस है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट हो रहा था एवरी सिंगल डे, मतलब वहां पे जितने भी लोग जिसको वो इंजेक्ट कर रहे थे उसके अंदर इबोला वायरस वो स्प्रेड हो रहा था। अब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर नहीं ट्रांसमिशन सेंटर बन गया, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो इबोला लेके आओगे। अब याम्बुकू हॉस्पिटल में 17 नर्सेस थी, उसमें से 11 नर्सेस की ही डेथ हो गई, सोच लो। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी बाकी थी कि ये वायरस आया कहां से। बहुत सारे इयर्स के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट एक कंक्लूजन तक पहुंचे। रिसर्चर्स का मानना था कि ये एक फ्रूट बैट से आता है, मतलब जिसको हम लोग चमगादड़ बोलते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जब ह्यूमंस इन्फेक्टेड वाइल्ड लाइफ को हंट करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो होता क्या है कि वो आप कंज्यूम करोगे डेफिनेटली फिर आपके थ्रू किसी और में जाएगा, इस तरह पूरा का पूरा वायरस स्प्रेड होता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था वो टाइम पे। लेकिन मेन स्टोरी हमारी आती है पेशेंट जीरो, जहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि वही 2013 में एक बच्चा, जो बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था अफ्रीका में। अब हुआ क्या कि वो एक पर्टिकुलर ट्री के पास खेल रहा था। अब रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग शायद वो एक होलो ट्री के पास खेलता था जहां बैट्स रहते थे। अब बहुत सारे बैट्स में से कुछ बैट्स वहां पे आए, उसको इन्फेक्टेड किया। फिर स्टार्टिंग में वो बच्चे को फीवर हुआ, फिर मलेरिया हुआ, फिर डायरिया हुआ। उसके बाद कुछ दिनों में ही वो बच्चा मर गया। लेकिन हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है। उसके बाद उसकी बहन, फिर उसकी मम्मी, फिर उसके ग्रैंड मदर, उसके मदर, सब के सब लोग वायरस स्प्रेड साइलेंटली स्प्रेड करता गया। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वेस्ट अफ्रीका ने कभी इबोला देखा ही नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये बाकी सब की तरह डायरिया होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, मतलब कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा था। और इसी कंफ्यूजन ने वायरस को 3 महीने का हेड स्टार्ट दे दिया। 2014 वायरस स्प्रेड हो चुका था लाइबेरिया, सिएरा लियोन, और फिर स्टार्ट होता है दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट सुपर स्प्रेडर इवेंट इन आउटब्रेक हिस्ट्री। हो सकता है आपने सिएरा लियोन की कहानी सुनी हो 2014 में कि वहां पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक लेवल पे वायरस स्प्रेड हुआ था। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट वी कैन से 7 to 8,000 लोग वहां पे मर गए थे। उसके अलावा मैं आपको एक फ्रेंडली रिमाइंडर दे दूं, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, ये वीडियो जो बनाया है इसमें पूरा का पूरा डीप रिसर्च रिपोर्ट लगता है, और रिपोर्ट के बाद मैं खुद की वेबसाइट बनाता हूँ। अब वो वेबसाइट में आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंक्लूजन, जैसे आपके वैसे वेबसाइट में देखते हो, अगर आपको वो देखना है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसके अलावा पूरा डीप रिसर्च रिपोर्ट जो मैंने बनाया है, जो आप ध्यान से चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डाली है। एक बार चेकआउट करना और आपको पता चलेगा कि किस तरह पूरा का पूरा बहुत ज्यादा ही डीप रिसर्च लगता है एक वीडियो बनाने में। इसलिए हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए, तो उससे मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको और मजा आएगा, ताकि मैं और मेहनत करूं आगे के वीडियोस बनाने में। अब देखो हमारी स्टोरी में वापस आते हैं। सिएरा लियोन की स्टोरी में एक फेमस ट्रेडिशनल हीलर थी, वो गिनी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी। वो खुद इन्फेक्टेड हो गई और उनकी भी डेथ हो गई। अब अफ्रीका में एक ट्रेडिशन है, जब फ्यूनरल होता है ना, तो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, और लोग क्या करते हैं पता है, उनकी बॉडी को भी टच करते हैं, कभी कभी उनकी बॉडी को किस भी करते हैं। अब सेम चीज वहां पे हुई। वेस्ट अफ्रीकन ट्रेडिशंस में लोग डेड बॉडी को आएंगे, टच करेंगे, उसको वॉश भी करेंगे, किस भी करेंगे, और ये बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि जो डेड बॉडी जिनको ये टच कर रहे हैं, वो डेड बॉडी के अंदर एक डेडली डिजीज छुपा हुआ है। और फिर इसी तरह जो कोरोना वायरस जिस तरह स्प्रेड हुआ था, वैसे ही इबोला वायरस है वो भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया और सैचुरेटेड हो गया। इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग 365 डेथ सिर्फ इससे लिंक थी। सोच लो 365 लोग सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूनरल में ही मर गए, और ये वायरस इसी तरह एक्सप्लोड हो गया और स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब हमारे यहाँ पे एक स्टोरी आती है जिसका एक हीरो भी है, जिसका नाम है डॉक्टर शेख खान। अब केनेमा हॉस्पिटल वो टाइम पे एपी सेंटर बन चुका था। आपको पता है एपी सेंटर का मतलब क्या होता है, जहां पे सबसे ज्यादा वायरस है वो स्प्रेड हुआ है। अब वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे पेशेंट जो उनके पास आते हैं उनको ट्रीट कर रहे थे वो टाइम पे वो। अब देखो वो 39 इयर्स के वायरोलॉजिस्ट थे। वायरल हेमोरेजिक फीवर्स को टॉप एक्सपर्ट में से एक उनको माना जाता था, और दिन रात पेशेंट को ट्रीट करते थे।
अब वो सर्वाइवर्स को हक करते थे, उनको किस भी करते थे, उनका डर कम करने के लिए कि डोंट वरी, देखो मैं यहाँ पे हूँ, और दिन रात काम करते थे। लेकिन आउटब्रेक कंट्रोल से बाहर जा रहा था। लेकिन जुलाई 2014 डॉक्टर खान है, उनको भी वायरस है, उसने नहीं छोड़ा, और कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो गई। कंट्री का टॉप इबोला एक्सपर्ट है, वही नहीं बच पाया, तो लोगों के अंदर अब एक फियर आ गया कि अगर यही नहीं बच पाया तो अब इबोला वायरस से कोई भी सेफ है नहीं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। इबोला वायरस जो होता है ना, वो कोविड-19 की तरह एयरबोर्न नहीं होता, मतलब एयर में स्प्रेड नहीं होता है। ये हवा से लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड नहीं करता। इबोला प्राइमरली स्प्रेड करता है ब्लड से, वॉमिट से, स्वेट से, ब्लड फ्लूइड से, कंटेमिनेटेड सरफेस से, और डेड बॉडीज जो होती है उससे स्प्रेड करता है। वो हवा में एयरबोर्न कभी भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इबोला वायरस जिसको हुआ है, उसकी जो डेड बॉडी होती है ना, वो लिविंग बॉडी से भी बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है। इसलिए जहां पे डेड बॉडी होती है, वो पूरा का पूरा जो एरिया होता है, वो एरिया है वो एपी सेंटर बन जाता है डिजीज स्प्रेड होने का। तो कोविड भले ही फास्ट स्प्रेड हुआ, लेकिन इबोला जो एरिया में स्प्रेड हुआ था, वो बहुत ज्यादा ही फास्ट स्प्रेड हो रहा था वो टाइम पे। तो लोगों को जैसे ही होना स्टार्ट हो गया, पहले उनको हाई फीवर आएगा, फिर फटीग होगा, फिर बॉडी पेन होगा, फिर सीवियर वॉमिटिंग होगी, वाटरी डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और कुछ केसेस में तो बॉडी इंटरनली ब्लीड करना भी स्टार्ट कर देती है, और कभी कभी कुछ लोग को तो ब्लड वॉमिटिंग भी हो जाती थी। पेशेंट्स बेचारे शॉक में जा रहे थे, ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, और सेकेंड वीक तक मल्टी ऑर्गन कॉलेप्स हो सकता था। डॉक्टर्स को 40 डिग्रीज हीट वाले पीपीई सूट्स में घंटों तक काम करना पड़ता था, और एक अगर माइक्रोस्कोपिक अगर उन्होंने मिस्टेक की तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते थे और वो भी मर सकते थे। अब 2014 तक इबोला वायरस जो है वो एक अफ्रीकन फियर नहीं था, वो एक ग्लोबल फियर हो चुका था। पूरे दुनिया में सबको पता चल गया था कि ऐसा एक वायरस एग्जिस्ट करता है। एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनर्स लग गए, ट्रैवल एडवाइजरी इश्यू होने लगी, न्यूज चैनल्स नॉन स्टॉप आउटब्रेक कवर करने लगी। मोनोरोविया जैसे सिटीज में, ठीक है, पूरा का पूरा सिटी कंप्लीटली क्वारंटीन कर दिया गया मिलिट्री ने, और स्ट्रीट्स एकदम एम्प्टी हो गई और पीपल वर टेरिफाइड। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिया। किसको? इबोला वायरस, मतलब EVD को। करंट आउटब्रेक की बात करते हैं, अभी आपने बहुत जगह पे न्यूज में सुना होगा कि इबोला वापस आ चुका है, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वो कहाँ पे आया है, कितना डेंजरस है, और उसका अलग स्ट्रेन है। आपने देखा होगा कोविड-19 के अलग अलग स्ट्रेन वेरिएंट्स थे सारे के सारे, वैसे इबोला वायरस के भी वेरिएंट्स है। अब सबसे डेंजरस बात, इबोला खत्म नहीं हुआ था। युगांडा और DRC, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 2025 और 2026 में इन दोनों कंट्री में फिर से इबोला वायरस है वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हुए। वही कुछ कुछ लोगों को होने लगे, पहले डायरिया, फिर फीवर, फिर बहुत सारे लोग है, ठीक है, उनको वॉमिटिंग होने लगी। डॉक्टर्स ने केस आइडेंटिफाई किए, पेशेंट्स को आइसोलेट किए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी, और एक्सपर्ट को डर एक चीज का था कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे जिस तरह स्प्रेड हुआ था उससे भी फास्ट ये टाइम पे स्प्रेड हो सकता है। युगांडा आउटब्रेक में सुडान स्ट्रेन है वो आइडेंटिफाई हुआ, और कॉन्गो में ब्यूंडी बांगियो स्ट्रेन, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं इबोला के। वायरस फैमिली एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह बिहेव करते हैं। सबसे अलार्मिंग बात, बुंडीवांगियो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई फुल्ली अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थी। इसके बाद WHO है, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा ही बन गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, सबको पता है कि लोग पैनिक है, और पैनिक में बहुत ज्यादा ही कुछ चीजें कर देते हैं। कभी कभी कंट्री छोड़ देंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये वाला वायरस स्प्रेड हो सकता है, और ग्लोबल पैनिक बनने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आई थिंक ये हम सब लोग ने कोविड-19 के टाइम पे देखा हुआ था। हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन बताए क्या है, ठीक है, एक तो मिसकंसेप्शन और फियर। जब भी आउटब्रेक आता है ना, तब सिर्फ और सिर्फ वायरस स्प्रेड नहीं होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है बहुत ज्यादा। जैसे आपने कोविड पे टाइम पे देखा था, जो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं, इनको कुछ नहीं आता है, वो भी एडवाइस दे रहे थे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसे बच सकते हो, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट हाउ द होल थिंग्स वर्क। अब कई जगह लोगों को लगा कि इबोला एक गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। कहीं जगह पे तो जो वॉलेंट्री वर्कर्स जो होते हैं या वॉलेंट्री डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके ऊपर अटैक्स भी स्टार्ट हो गए।
गिनी की वुमे विलेज में जो एड वर्कर्स होते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर ब्रूटली अटैक किया जाता है और 8 वर्कर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की ब्रूटली वहां पे किलिंग कर दी जाती है, मतलब उनको मार डाला जाता है। फियर, देखो ये कभी कभी वायरस से भी ज्यादा डेंजरस होता है और वायरस से भी ज्यादा स्प्रेड होता है। आपने बहुत सारी ऐसी थ्योरी सुनी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने या और कोई कंट्री है, उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी बनाई थी, उन्होंने इबोला वायरस है वो खुद इंजेक्ट किया था बहुत सारे लोगों के अंदर। बट ये कभी कभी क्या होता है कि देखो सारी कंट्री को एक दूसरे से स्प्रेड नफरत होती है, वो लोग एक दूसरे के कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी लिमिटेशन से उसको क्रॉस कर सकते हैं, और ऐसे टाइम पे कंस्पिरेंसी वो बहुत ज्यादा ही फटाफट वर्क करती है। इसीलिए देखो आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, आप सोर्सेस वेरीफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ये सारी की सारी चीजों के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, एक भी चीज मैंने खुद से बना के नहीं बोली है। इसीलिए मैं सारे के सारे रिसोर्स, सिर्फ डीप रिसर्च, उसके बाद जो वेबसाइट क्रिएशन मैंने खुद की है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई चेक कर सकते हो और खुद गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है। स्टेटिस्टिक्स के पीछे एक रियल ह्यूमन लाइफ्स भी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे गवा दिए, बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स गवा दिए, कई विलेज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो गए। हेल्थ केयर वर्कर्स जो बेचारे हेल्प करने आए थे, कुछ लोग वही इन्फेक्टेड हो गए, वही मर गए। डॉक्टर्स को घंटों तक पीपीई किट में काम करना पड़ता था और एक छोटी सी मिस्टेक और इन्फेक्शन और वो भी मर सकते थे। लेकिन इस सारी डार्कनेस के पीछे ह्यूमैनिटी का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड भी हमें देखने को मिला। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स, सर्वाइवर्स, सबने एक साथ मिलके फाइट की। दे ऑल फॉट बैक टुगेदर। मैंने आपको सब कुछ बताया, किस तरह स्टार्ट हुआ, किस तरह स्प्रेड हुआ, कितना डेंजरस है। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ एंड में कि लोगों ने इसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले, किस तरह सबने साथ में मिलकर इसका सामना किया, और इफ एनी काइंड ऑफ अ वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू अस इन फ्यूचर इन एनी काइंड ऑफ अ कंट्री, सो हम भी किस तरह एक साथ मिलकर इससे फाइट कर सकते हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर और गवर्नमेंट, सब लोग ने एक चीज सीख ली थी कि अनदर आउटब्रेक वाज इनएविटेबल, मतलब एक और आउटब्रेक के वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक अलग लेवल पे स्प्रेड होगा। तो इस बार वो क्या थे, स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर थे। तो उनके लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि नेक्स्ट आउटब्रेक आएगा कि नहीं आएगा, उनके लिए क्वेश्चन ये था कि क्या ह्यूमैनिटी इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। ये देखो कोविड-19 के लिए हम में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था। अब अगर आगे कुछ आता है तो क्या हम लोग उसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये चीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीकन कुछ कंट्रीज ने पहले ही सीख लिया था। इस बार रिस्पॉन्स पहले से फास्टर था। WHO, उसके बाद DRC, उसके बाद अफ्रीकन, इन सब वॉलंटियर्स ने मिलकर पहले से ही एक एड वर्कर्स की टीम है वो रेडी कर ली थी और उनको ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दिया था। जब 2025 और 26 में वायरस स्प्रेड हुआ तो पहले से ही विलेज को आइसोलेट कर दिया गया। जितने भी लोग हैं उनको स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट दिलवा दी, ताकि और कहीं पे जाना उनको अलाउड नहीं था, ताकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में या पूरे अफ्रीका में भी ये वाला वायरस है वो स्प्रेड ना हो। तो बाकी सारे डिजीज की तरह भी इबोला जितना डेंजरस है, उससे ज्यादा मेन क्या होता है, जितना जल्दी इसको डिटेक्ट कर लोगे तो बचने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। 2014 में लिटरली जो डॉक्टर्स थे या साइंटिस्ट थे या जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो एक रेस में थे कि इबोला वायरस स्प्रेड हो उसके पहले उसकी हम लोग वैक्सीन ढूंढ लेते हैं। वो वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एडवांस ट्रीटमेंट्स ने इबोला को कंप्लीटली अनस्टॉपेबल डिजीज होने से रोक दिया गया। जहां पहले सर्वाइवल इम्पॉसिबल लगता था, वहीं पे आज डॉक्टर्स ने और उनकी फाइंडिंग, जिसको हम लोग वैक्सीन या मेडिसिन बोल सकते हैं, उन्होंने हजारों लोगों की जानें बचा ली। साइंस परफेक्ट नहीं है लेकिन फियर से ज्यादा पावरफुल है। अगर प्रॉपरली साइंस पे बिलीव किया जाए, उस पे माना जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे हमें किसी कंटिनेंट को, कोई कॉन्टिनेंट को या कोई कंट्री को हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जरूरत नहीं है कि वहां के देखो सारे कंट्री में बेवकूफ पागल लोग या कभी कभी कुछ इलिटरेट लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड करते हैं और उसमें मान लेते हैं। इसलिए एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोगों को पहले समझाओ, पहले ट्रेनिंग दो कि देखो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, रियल में ये वायरस है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, बहुत सारे फालतू के लोग बकवास करते हैं कि कोविड जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऐसे ही बातें कर रही है हवा में, देयर इज नथिंग लाइक अ कोविड-19, बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज। तो
उनके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना सबसे मेन चीज होती है। इसलिए इन सब में एक मेजर लेसन था कि आउटब्रेक जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में हम लोग रोक नहीं सकते, कम्युनिटीज में इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने लोकल विलेज में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर दिया। लोगों को समझाया गया कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है, सेफ ब्यूरल्स क्या होते हैं, और इन्फेक्टेड पेशेंट को आइसोलेट करना क्यों जरूरी है वो समझाया ध्यान से कि देखो भाई, इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसको आप घर के बाहर मत निकालो, किसी से मत मिलने दो। इसमें आपका भी अच्छा है और बाकी लोगों का भी अच्छा है। लोगों को जितना जल्दी समझाओगे ना, तब वो समझेंगे। वरना मिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि रील स्क्रॉल करने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो एक रील देख के मान लेते कि यही सच्चाई है। क्रॉस वेरीफाई क्या किस तरह करते हैं, रियल में नॉलेज क्या होता है, कोई लेता नहीं है। वैसे भी रिमोट जगह होती है अफ्रीका जैसी, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड करना मेडिसिन देने से भी ज्यादा जरूरी है, वरना वो लोग मेडिसिन लेने के लिए भी मना कर देंगे, पुलिस में भी कुछ होगा तो। इबोला ने अफ्रीका के वीक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज किया, लेकिन सेम यही पर्टिकुलर डिजीज ने नई हॉस्पिटल्स, नई लेबोरेटरीज और एक न्यू इमरजेंसी सिस्टम भी क्रिएट किया। वहां के थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स को प्रिपेयर किया गया, ट्रेनिंग दी गई कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, हेल्थ इमरजेंसी, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो। क्या क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह रिस्पोंड करना है, ये सब चीजें वहां के लोगों ने उनको सिखाया। तो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग यूज होते हैं, उसके बाद ट्रैवल मॉनिटरिंग इंप्रूव होती है, क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस स्ट्रॉन्गर हुआ। दुनिया स्लोली आउटब्रेक को समझना सीख गई। इबोला ने दुनिया को एक टेरिफाइंग वार्निंग दी कि नेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, नए नए वायरसेस आते रहेंगे, नए नए आउटब्रेक होते रहेंगे, हम सबको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको ऐसे डॉक्यूमेंटेशन अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप चाहते हो कि आपके आजू बाजू वाले जितने भी पर्सन है, आपके बिलोड वंस है, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको ये नॉलेज मिले, तो उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो किस तरह कुछ यूथ होते हैं वो हमारे जेनजी को, या हमारे, हम बोल सकते हैं कि इंडिया के यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज किया था। तो ये वाला वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज याद रखना कि साइंस जो होता है वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वेपन होता है। जय हिंद।